मेरा रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के इस महीने के अंक में जो है जनवरी 2024 के अंक में हम जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यापार करने की सुगमता इसको देखेंगे। और इसमें इस जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपने योजना, चूँकि कई सारे 9-10 टॉपिक होते हैं तो एक वीडियो में कवर करना ठीक नहीं रहता, तो सुविधा के अनुसार 3 पार्ट में बांटते हैं। तो हमारा जो ये पार्ट 1 है इसमें 3 उसमें प्रमुख आर्टिकल को देखेंगे। एक्चुअल में आर्टिकल ये 3 है, लेकिन ये 4 आर्टिकल का संश्लेषित किया हुआ है, ठीक है। तो पहला है जन विश्वास, और वो संपादकीय है, उसका नाम है जन विश्वास। उसको हम समझेंगे कि इस संपादकीय के जरिए की योजना में क्या क्या है। दूसरा है जन विश्वास अधिनियम, उसकी संकल्पना, उसका प्रभाव और उसका आगे का रास्ता। ये एक जो आर्टिकल है ये एक्चुअल में 2 आर्टिकल भारत सरकार के 2 प्रमुख विभागों के सचिव, प्रमुख मंत्रालय भी कह सकती हो, उनके सचिवों के द्वारा जो है इंटरव्यू लिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा। उसके एक डायरेक्टर द्वारा इन दोनों सचिवों का जो इंटरव्यू है उसी के आधार पे मैं इसको बनाया हूँ, ठीक है। और तीसरा है जन नागरिकों पर भरोसा, यानी वो व्यवस्था की किस आधार पे जन विश्वास अधिनियम लाया गया है। थोड़ा सा बता दें कि योजना का ये अंक है वो है जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और उसको लेके जो है सरकार ने बहुत सारे प्रयास पहले से किए हैं। अभी सरकार ने जो है पिछले साल मतलब वह एक जन विश्वास अधिनियम 2023 लाया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 42 जो बहुत विभिन्न एक्ट हैं उसमें से 183 प्रावधानों को उनको डीक्रिमिनलाइज किया या गैर अपराधीकरण किया, यानी जो उसको अपराध के लिए दंड दिया जाता था, यानी उसको सजा या जुर्माना दिया जाता था दोनों, अब उसको लिए सिर्फ पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। और कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हो सरकार का एक गंभीर प्रयास है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए। इसी को लेकर कई सारे इसमें आर्टिकल हैं। और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें ईज ऑफ बिजनेस को लेकर सरकार ने जो सरकारी खरीद है उसमें एसएमई और इस तरह की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो है जो जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लाया था उसके बारे में है। इसी तरह से उसी में ही जीएसटी के बारे में चर्चा किया गया है, और जन विश्वास कानून के कुछ अन्य प्रावधानों के बारे में उसमें चर्चा है, ठीक है। और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री में जो है कैसे ईज ऑफ डूइंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए है, फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या किया गया है, इसके बारे में भी चर्चा की गई। तो इसी तरह से कई सारे आर्टिकल हैं, उसमें जो है अपने सुविधा के अनुसार हम 3 पार्ट में करके बताएंगे। तो आइए पहले पार्ट को समझते हैं। उसमें से भी पहले पार्ट में पहला जो है संपादकीय या जन विश्वास। देखिए यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्य करने की आज़ादी। इसमें हालांकि जो आर्टिकल लिखा गया है योजना में वो थोड़ा सा जन विश्वास और टेक्निकल पहलू को ही लेकर है, लेकिन जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ समझा दें, क्योंकि हमने जब योजना अंक शुरू की थी तभी बताए थे कि हमारा उद्देश्य है कि जो यहाँ पे कही गई है उसको इस स्तर का बनाए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप जन विश्वास को कैसे समझेंगे जब आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही नहीं आता होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, उसका कौन सा सिद्धांत है, उसको क्यों लाने की कोशिश की जाती है। देखिए कारोबार करने की सुगमता, जैसे कि एक हम ये अब एकदम घोषित तय हो गया है, एकदम घोषित सिद्धांत हो गया है कि आर्थिक उन्नति बगैर जो है आम लोगों के उद्यमशीलता के नहीं हो सकती है। पहली बात समझ लो, सरकारें चाहे कितना भी प्रयास कर ले, बगैर आम लोगों की इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको कह सकते हैं कि उद्यमशीलता, और उनके महत्वाकांक्षा, आम लोगों के इंटरप्रेन्योरशिप और उनकी महत्वाकांक्षा के बगैर आप आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। ये बातें अब तय मान ली गई हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो चूंकि समाजवादी व्यवस्थाओं में, जहाँ भी समाजवादी व्यवस्था आई थी, जहाँ पे हैवी सरकार यानी सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की गई, वहाँ पे सफलता नहीं मिली, क्योंकि वहाँ के आम लोगों में इंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उनके लिए महत्वाकांक्षा का कोई रास्ता नहीं था। और ये अब एकदम 90 के दशक के बाद से जैसे ही जो है सोवियत संघ का विघटन होता है
और यानी एक बड़े मार्क्सवादी व्यवस्था का अंत होता है, साम्यवादी व्यवस्था का। और चीन ने भी उसके पहले ही अपने यहाँ जो है आर्थिक दृष्टि से, भले पॉलिटिकल दृष्टि से वो अभी भी साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो कई सारे पूंजीवादी देशों से भी ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था चीन में अपनाई गई है, जिसका परिणाम वहाँ पे भी आर्थिक रूप से दिखने को मिला है। और जो दुनिया के सामने जो बहुत सारे देशों में उसका सकारात्मक देखा। भारत ने भी 90 के दशक के बाद जो है व्यापार में जो है यही दो पहलू, क्या लोगों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और लोगों के महत्वाकांक्षा को अवसर देना, इन दोनों को लेकर है एलपीजी की नीतियां, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया गया। उसमें क्या है कि निजी क्षेत्रों को व्यापार करने की आज़ादी दी गई। और उसके क्यों दी गई? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद के कुछ वर्षों में, खासतौर से 1958 के बाद से जो हमारे यहाँ नीतियाँ आई थी वो एक समाजवादी व्यवस्था अपनाने के लिए। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था वितरण को लेके बहुत अच्छी बात है कि समान रूप से वितरण करे, लेकिन वितरण करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, खासतौर से जो आर्थिक चीज़ें चाहिए, उसको एक मानसिकता नहीं समझ पाई। कि जैसे मार्क्स ने कहा कि लालच, जो उद्योगपतियों का लालच ही कई सारे समस्या का जड़ है, शोषण का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वह लालच नहीं, बल्कि उसको महत्वाकांक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप ही है जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर लोगों को आगे बढ़ने का अवसर न रहे, आप ही सोचो, आप तैयारी करते हो, अगर आपको आगे बढ़ने का अवसर ही न रहे, आप सफल न हो या आपको सफल होकर कुछ बेहतर चीजें न मिले, तो आप क्यों तैयारी करोगे, आप क्यों काम करोगे? ठीक है, तो ये जो मूल है, क्या हमारी उद्यमशीलता को निखारना, हमें उद्यमशीलता का मौका, और वो क्यों? क्योंकि हमारी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं को हम सुनिश्चित कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देता है। लेकिन जब हमने 58 मतलब आज़ादी के बाद से लगभग 90 के दशक तक जो नीतियां अपनाई वो सरकार केंद्रित नीतियां थी। धीरे धीरे करके हमने जो है उद्योग को जो है सरकार के हाथों में केंद्रित कर दिया। हमारी मानसिकता निगेटिव हो गई थी कि उद्योग जो है सरकार के होना चाहिए, और पूंजी जो है, निजी क्षेत्र जो है, कहीं ना कहीं जो निजी क्षेत्र उद्यमशीलता है उसको हम नकारात्मक, उसको लालच के रूप में देखते थे ना। धन पशु कहना, एक जो हमारे समाज का है कि यार वो बहुत धन पशु है, यानी जो धनवान है उसको पशु के समान मान देना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है। और हमारा समाज भी, सोचिए कि उद्यमशीलता कहाँ दिक्कत होती है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है, आज तो भले कहने लगे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, स्टार्टअप डालेंगे, लेकिन सोच के देखिए अभी भी मध्यम वर्ग के ज्यादातर लोग हैं वो समझ सकते हैं इस पीड़ा को, कि जैसे ही वो घर वालों से कहे, घर वाले पूछे क्या करोगे, या कोई भी पूछे आप क्या करोगे, कहे यार मैं तो बिजनेस करूंगा, अपना स्टार्टअप करूंगा। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की बात बता रहे, जो बहुत बड़ी जनसंख्या है, उन पर क्या इस तरह से लोग देखते हैं जैसे किसी दूसरे गोले का आदमी आ गया, किसी दूसरे ग्रह का आदमी हो गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो ना उद्यमशीलता के विकास में ये बहुत बड़ा बाधक है। ये साइकोलॉजिकल बाधक तो था ही, यही मानसिकता जैसे लोगों की मानसिकता, जथा प्रथा प्रजा तथा राजा, जैसे कहा जाता है जैसा राजा प्रजा होगी वैसे, पहले जैसा राजा होता था वैसे प्रजा होती थी, अब लोकतंत्र है तो यथा राजा यथा प्रजा तथा राजा, जैसा राजा होगा प्रजा होगी वैसे राजा होगा, यानी जैसे लोग होंगे वैसे उनके लोगों की प्रतिनिधि होगी और वैसे उनकी सोच होगी। लेकिन सोचों में धीरे धीरे बहुत अंतर आया है, बहुत परिवर्तन आया है। एलपीजी की नीतियां जब मनमोहन सिंह उसमें वित्त मंत्री थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद की सरकारों ने बहुत सारा प्रयास किया है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग को करने के लिए, यानी व्यापार करने के लिए आज़ादी। उसमें कई सारे सहूलियतें, जैसे आप व्यापार करने जाओ तो आपको कई सारी सहूलियतें दी गई। उसमें सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे यहाँ जो कानून भी था ना, वो भी उसी तरह से था, निगेटिव मानसिकता वाले। और कई सारे कानूनों में बता रहे हैं, जैसे 42 तरह के कानूनों में इस तरह के प्रावधान थे जो कहीं ना कहीं लोगों पर नकारात्मक दृष्टि से बनाए गए थे। ये सरकार आने के बाद कई सारे जो पुराने कानून थे उनको समाप्त किया गया, लेकिन बहुत सारे कानून यत्र तत्र बिखरे हुए थे। उनको एक कानून के जरिए, उसका नाम दिया गया जन विश्वास अधिनियम 2023। हालांकि एक और जन विश्वास लाया जा रहा है, जैसे जन विश्वास 2.0, अभी उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन जन विश्वास अधिनियम 2.1.0 या कह सकते हो जन विश्वास अधिनियम 2023 के द्वारा 42 कानूनों के 183 प्रावधानों को जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। यानी कि उसको अगर कुछ होता है, उसमें भी ये है कि जानबूझकर नहीं किया जा रहा हो, और कोई बहुत समाज में बहुत गंभीर जो है
प्रभाव न डाल रहा तो ऐसे अपराधों, ऐसे जो अभी अपराध हैं उनको गैर अपराध, यानी उनके लिए मामूली या तो जैसी प्रवृत्ति हो उनके लिए अर्थदंड का व्यवस्था कर दिया जाए, न कि जेल देने का। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है, इससे क्या होगा कि व्यापार करने के बारे में आदमी उत्सुक होगा, आगे बढ़ सकता है। देखिए, आप कोई काम करते हो उद्यमशीलता करते हो तो कई बार अनजाने में आपके सामने ऐसा कुछ हो सकता है, रिस्क लेता है कि कई बार गलत हो सकता है, आपका उद्देश्य नहीं होता गलत करना लेकिन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो बने थे जो इस तरह की चीजों को रोकता हो, उसको लाने के लिए ही क्या लाया गया था, जन विश्वास अधिनियम 2.0, और उसी को पर्टिकुलर रखते हुए इस अंक में पूरी तरह से बात कही गई है, जिसको कहीं न समझाया नहीं गया है, इवन दैट संपादकीय में नहीं समझाया गया है। इसलिए मुझे ये इतनी बड़ी भूमिका आपको इसका देना पड़ा था। इस भूमिका को समझ के तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी उस योजना में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा। अदरवाइज बड़ा ही कह सकते हो कि इस बार का योजना जनवरी का बड़ा ही नीरस है। फिर भी अगर पूरे परिदृश्य को समझिए कि कैसे मानसिकता नकारात्मक थी, लोगों की थी, सरकार को थी, तो अब सरकार की मानसिकता जैसे लोगों की धीरे धीरे बदल रही, तो सरकार चूंकि भी है, सरकार की भी धीरे धीरे बदली 90 के दशक के बाद, तो उसमें जहां जो कमी रह जा रही है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, और प्रधानमंत्री तो इस दिशा में लगातार लगे ही हुए हैं। तो ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं संपादकीय क्या कहता है। संपादकीय कहता है, जन विश्वास, पब्लिक ट्रस्ट सामान्य तौर पर व्यवसायों के सुचारू संचालन और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कारोबार सुगमता एक बुनियादी आवश्यकता होती है, यानी कार्य करने की आजादी। ठीक, इसके लिए क्या क्या होगा कि जो डिरेगुलेशन में अनुपालन है उसका युक्तिकरण किया जाए, सरलीकरण किया जाए, डिजिटलीकरण किया जाए। इसके साथ भारत व्यापार मामले में आसानी के लिए सुधारों के पथ पर अग्रसर हुआ है। यानी जब भारत ने व्यापार करने की आसानी पर या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान देना शुरू किया, तो उसने क्या किया कि जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं उनको युक्त बनाना है, उनको सही बनाना है। यानी ये नहीं है कि उनको समाप्त कर देना है, उनको जो जटिलताएं हैं उनको खत्म करना है, उनको सरल बनाना है, उनको डिजिटल आधार पे देना है, ताकि ये सारी चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए, लोगों को काम करना आसान हो जाए। सिंगल विंडो और सारे व्यापार करने के लिए आप इकोनॉमी में पढ़ते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो रेगुलेटरी सिस्टम है या जो कानून है जो कहीं ना कहीं व्यापार करने से जुड़ी हुई जो कमियां थी, यानी जो उससे जो नुकसान हो सकता है या जिन क्षेत्रों में नहीं कर सकते, जैसे पर्यावरण है, कानून है या लेबर लॉ है, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं, उसको रोक, उसमें जो जानबूझ के की हुई कमियां हैं आज भी है, लेकिन जो अनजाने में हो जाता है या जिसका बहुत गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है, हल्के फुल्के, उनको रोकने का भी प्रयास, उनको समाप्त करने का भी प्रयास किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम, वो अधिक व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की नींव रख रहा है। यह एक विधायी प्रयास है जिसका उद्देश्य कई नियमों को सरल बनाना, सुव्यवस्थित करना, ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति समर्पण को दर्शाता है जो आर्थिक विकास और उद्यमशीलता को के लिए अनुकूल है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो जन विश्वास संशोधन क्या करता है, नौकरशाही जो रेड टेपिज्म होता है, नौकरशाही बाधा या रेड टेपिज्म, जिसमें इंस्पेक्टर राज और वो सारी चीजें हैं, समय की कमी है, लेकिन आप लोग इसको जाके इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला किसी भी इकोनॉमी की किताब है पढ़िएगा, डेवलपमेंट, आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नौकरशाही बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से व्यापक नियामक सुधारों को सामने लाना होता है। ठीक है, और इसी तरह से इस मार्गदर्शक सिद्धांत एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली को उच्च प्राथमिकता देता है, जो छोटे आपराधिक दंडों के बजाय कम गंभीर अपराधों के लिए प्रशासनिक कार्रवाई या दीवानी दंड को प्रतिस्थापित करता है। यानी जैसे कोई ऐसा अपराध है जो कोई गंभीर प्रवृत्ति का नहीं है, कम है या उसका है, उसके लिए न्यायालय या कोर्ट कचहरी पुलिस के जगह उसमें क्या कर दिया, दीवानी बना दिया जाए, यानी कि सिविल मैटर हो जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो जाए, जिसमें अर्ध न्यायिक व्यवस्था, जो कि कहीं ना कहीं दंड लगा दिया, दंड लगाने के, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जैसे कि जीएसटी ट्रिब्यूनल है, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं जो अर्थ दंड लगा के काम खत्म कर सकते हैं, उसको लेकर इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए प्रकाशन, पत्रकारिता, कृषि, पर्यावरण सहित विभिन्न उद्योगों में 42 अधिनियमों में से 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है। और इससे क्या होगा कि इस क्रांतिकारी कदम, इस बदलाव का द्योतक कि भारत में व्यापार करना कितना आसान हो रहा है, इसी को लेके जो आप देखोगे, अब तो खैर बंद हो गया, कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था उसमें जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स था उसमें लगातार भारत जो है बेहतर करता जा रहा है। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए, यह अधिनियम क्या करता है कि नियामक ढांचे को भी हल्का करता है,
और कंपनियों विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों पर बोझ कम करता है। अब उन्हें ज़्यादा कानून और इस तरह के पकड़े में ही नहीं पड़ने, उनके लिए काम करना अब आसान हो जाएगा। और अपनी जो है, क्योंकि देखिए बड़ी कंपनियों के पास तो बड़े बड़े लॉ फर्म हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो इतने कॉम्प्लिकेशन को नहीं, उनके लिए जो है वायबिलिटी या व्यवहारता संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में उनको आसानी मिल जाएगी अपने काम को करने में, और इन सुधारों से मुख्य रूप से अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में उनके सामने एक समान अवसर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में ये योजनाकांक इन्हीं सारी पहलुओं को बताएगा कि कैसे जन विश्वास अधिनियम ने आगे उसको जो है व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाया है, उनके क्या क्या प्रावधान है, कैसे क्या क्या है। आइए हम उसको अगले चैप्टर वाइज, जो हमारा अगला टॉपिक है, उसमें डिटेल से समझते हैं कि जन विश्वास अधिनियम 2023 संकल्पना, संवर्धन एवं भविष्य का रास्ता। इसमें 2 आर्टिकल है योजना के, जिसको लेकर कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इंटरव्यू है, दो भारत के सचिव हैं, उनसे पूछे गए हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट MORTH के हैं, उनका है, और एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के ही सचिव है। इन दोनों के इंटरव्यू को मैंने यहाँ पे किया है। ये सारे प्रश्न उनसे पूछे गए हैं, जैसे जन स्वास्थ्य अधिनियम को बनाने के लिए जो निर्देशित मूलभूत सिद्धांत क्या थे, उद्योगों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को कैसे समझा गया है, क्या हल किया गया, न्यायिक प्रणाली के बोझ को कैसे कम किया गया है या उसका उद्देश्य क्या है, मीडिया और जनता की इस अधिनियम को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही है, अगर ये आया है तो मीडिया और जनता ने इस अधिनियम को कैसे लिया है, भविष्य में इस तरह के प्रयास को आगे कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए, भारत में भविष्य की जो नियामकीय प्रणाली या रेगुलेशन सिस्टम है उसमें इस अधिनियम से क्या सीख ली जा सकती है, और भविष्य का रास्ता। ये सारे कुछ प्रावधानों के तहत जन विश्वास अधिनियम के बारे में हम गंभीरता से समझेंगे, विश्लेषण करेंगे। जो विश्लेषण होता है वही होता है कि किसी भी चीज को टुकड़ों में बांट के देखना है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं जल्दी ही। जन विश्वास अधिनियम बनाने के लिए निर्देशित वाले मूलभूत सिद्धांत क्या थे। देखिए, मेन ये था कि व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना, ये महत्वपूर्ण स्तंभ था। और एक 22 जून 2022 को सचिवों की एक समिति आयोजित की गई थी इसके लेकर। उसमें यह कहा गया था कि जैसे सरकार विभिन्न सारे ऐसे कानून को समाप्त कर रही थी जिनका कोई अब महत्व नहीं रह गया था या जो अनुपयोगी हो गए थे, उसी में सरकार ने एक प्लान बनाया कि कुछ ऐसा सामान्य सा लाए। उसके लिए एक सचिवों की समिति बनी थी, और ये सचिवों की समिति क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने एक कहा था, सुझाव दिया था कि एक सामान्य संशोधन विधेयक लाइए, हर कानून को अलग अलग करना, एक समान संशोधन विधेयक लाइए जिसमें आप देखिए कि एक मेटा कानून, जिसमें जितने भी ऐसे हमारे लिए महत्वपूर्ण कानून हैं जिसमें जो दंड को अपराध मुक्त किया जा सकता है, यानी जो जानबूझकर न किया गया हो या जिससे बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव न पड़ा हो, उनको अपराध मुक्त करने के लिए एक सामान्य संशोधन विधेयक लाया जाए संसद में, जिसके तहत एक बार में ही पूरा जो है इस चीज़ों को बदल दिया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए देखिए, इसमें ये जो लाया गया उसके उद्देश्य था कि एक सामान्य संशोधन विधेयक का सुझाव दिया था, उन संभावनाओं पर प्रकाश डाला जिनकी बदौलत विभिन्न क्षेत्रों में गैर आपराधिकरण प्रयासों को एकीकृत किया जा सके और न्यायपालिका तथा विधायिकी विभाग का समय बचाया जा सके। यानी कि ऐसे कानून जो विभिन्न कानूनों में फैले हुए हैं, देखिए इसी में जो ये एक्ट लाया है 42 तरह के कानून हैं एक्ट, उनमें से 183 प्रावधानों को एक ये जन विश्वास संशोधन अधिनियम, ये संशोधन अधिनियम एक्चुअल में प्रावधान और संशोधन अधिनियम, इसके तहत उसको जन विश्वास अधिनियम 2023 कहते हैं। उसके तहत उन प्रावधानों में जहां जहां क्रिमिनलाइजेशन था उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया और उनके लिए पेनाल्टी या अर्थदंड की व्यवस्था की गई, और उनके तहत न्यायालयों की जगह उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और अपीली आदि व्यवस्था की गई। तो ये उसके उद्देश्य में था। और इसके मूलभूत सिद्धांतों में से एक संतुलित कानूनी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है जो गैर हानिकारक अपराधों के लिए मामूली आपराधिक सजा को दीवानी दंड या प्रशासनिक कार्रवाई में बदल दे, ये इसके मूल में था। अब अगला जो प्रश्न है कि उद्योगों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को समझने का प्रयास किया गया। जब उनसे तो बताया कि हाँ ये जो है इसको जैसे प्रारूप बन गया कि हमें ये करना है, तो फिर अब जो उद्योग के जो प्रमुख क्षेत्र थे, खासतौर से एसएमई सेक्टर या अन्य सेक्टर, उन लोगों से राय मशविरा किया गया कि उनके सामने आने वाली क्या चुनौतियां हैं या उनकी क्या जरूरतें हैं, उसको पूरा ध्यान में रखा गया और उसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे लाया गया है। यानी जमीनी स्तर पर व्यवसायों द्वारा सामना की जाने वाली व्यवहारिक जरूरतों और उनके लिए जो चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रख के इसको
किया गया है। ठीक है, न्यायिक प्रणाली के बोझ को कम करने का प्रयास। इसका एक और जो है, जैसे कल ही जो है, जो 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का हीरक जयंती या डायमंड जुबली यानी 75 साल हो गए हैं। आप कह सकते हो कि गणतंत्र दिवस के भी हुए हैं तो संविधान के भी हुए हैं तो उसके भी हुए हैं। ठीक है, 26 को संविधान के हुए हैं तो 28 को सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं। ठीक, तो उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ जस्टिस, न्याय पाने की आज़ादी। न्याय पाने की आज़ादी में जो देखा गया है, जो विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के जज यानी हमारे जो सीजीआई हैं सभी लोग कह रहे हैं कि उसमें कई सारे ऐसे, सरकार बहुत बड़ा लिटिगेशन है न्यायपालिका जो है, और उसमें क्या है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जो क्रिमिनलाइज स्तर को है, जिसको डीक्रिमिनलाइज करके अर्थदंड दे के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को देके न्यायपालिका के बोझ को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट है ईज ऑफ जस्टिस। प्रधानमंत्री कहते हैं, दुनिया कहती है। ठीक है, तो ऐसे में ईज ऑफ जस्टिस, अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए तो ईज ऑफ जस्टिस चाहिए, न्याय पाने के लिए भी आसानी चाहिए। उसके लिए क्या है कि जो न्यायपालिका अनावश्यक बोझ से दबी पड़ी है उसको उस बोझ से मुक्त करना है, उसको लेकर भी जो है, इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था, ऐसे छोटे अपराधों को अपराध श्रेणी से बाहर करना है जिसमें सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होता है, और उसके स्थान पे दीवानी दंड यानी सिविल कोर्ट या प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था करना है। इसमें तकनीकी प्रक्रियागत चूक और गंभीर अपराध नहीं होंगे और उसमें दंड लेके, पेनाल्टी लेके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो न्यायपालिका पे प्रेशर बढ़ रहा था, लोगों को समस्या आ रही थी, अनावश्यक कोर्ट कचहरी इस तरह के चक्करों में पड़ रहे थे। देखिए अभी क्या है कि जब आपराधिक प्रक्रिया है तो उसमें बहुत सारे उनके रक्षोपाय के लिए कानून होगा, सारी चीज़ों को मानना होगा, लेकिन जैसे अब वो अर्थदंड हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास चला गया तो अरे कोई मामला है, अच्छा ठीक है तुमने से ये अनजाने में हुआ, ये दंड लगाओ। अगर आपको उसके फाइन से है तो उसके लिए एक अपीली कोर्ट बना दिया जाता है। फिर उसके बाद तो उससे क्या होता है, न्यायपालिका का समय बच जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वो गंभीर मुद्दों को कहते हैं ना, जैसे आपको एक बताएं, एक साइमन लॉ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट में खासतौर से। उसमें यह है कि जब नहीं, साइमन लॉ नहीं, ग्रेसम लॉ है। ग्रेसम लॉ जैसे कहते हैं इकोनॉमी में है कि जब आप को अच्छी मुद्रा दी जाती है तो बुरी मुद्रा को प्रतिस्थापित, यानी आप बाजार में अच्छे नोट आएगा तो लोग उसको अपने जेब में रख लेते हैं और बुरा नोट दूसरे को दे देते हैं। यह सामान्य मानसिकता होती है। उसी तरह से अगर प्रशासन में प्रशासनिक व्यक्तियों के सामने आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य है और जो गैर महत्वपूर्ण कार्य है, अगर दोनों रहता है तो आदमी अपना ज्यादातर समय क्या गैर महत्वपूर्ण कार्यों में ही लगाए रहता है कि नोट्स ये इधर करना, ये कर लो, यहाँ कर लो, वो कर लो, जो जरूरी चीज है जिसके लिए आप आए वो भूल जाता है। यही बात प्रशासन के लिए भी है, यही बात न्यायपालिका के लिए भी है। ऐसे में जो गैर जरूरी चीज है जिससे हमारी न्यायपालिका पे बोझ बहुत बड़ा हुआ है, उसको कम कर देंगे तो वो जरूरी महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपना निर्णय दे सकेगी। ठीक है, तो इसके लेकर ये चीजें लाई गई है। मीडिया और जनता की क्या प्रतिक्रिया रही? निश्चित रूप से जनता तो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन जहां मीडिया के जो लोग भी हैं उसको इसको लेकर उन लोगों ने जो है इसके सकारात्मक रूप अपनाया। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि इससे कुछ जैसे पर्यावरण जनित चीज़ों को नुकसान हो सकता है, उसको लेकर भी सरकार ने प्रावधान किया है, अभी बताएंगे। तो कुल मिला के मीडिया और उसका जो है प्रयास सकारात्मक ही रहा। और इसमें जो छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी के बाहर करने के लिए अधिनियम के तहत संशोधन किया गया था, उस सिद्धांत का आधार पर किया गया है। पहला, ऐसे अपराध जहां गलत मंशा या दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादा अनुपस्थित है, यानी गलत मंशा से कोई काम न किया गया हो तो वैसे अपराध। और दूसरा, ऐसे अपराध जहां व्यापक सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो, उसको जो है ये डिक्रिमिनलाइज या गैर अपराधीकरण किया है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि भारतीय वन जीव अभियान में वन भूमि में अगर कोई मवेशी चरा रहा है तो उसके लिए साजा कारावास और जुर्माना दोनों है। ठीक है, अब ये यार जैसे जंगल के आसपास लोग रहते हैं, जंगल में रहने वाले लोग रहते हैं, आम ग्रामीण रहते हैं, अब उनका जानवर ही है, चलते चलते उसको क्या पता कि जंगल की सीमा में है, चला गया और उन पे जो है वो जेल की हवा खा रहे हैं। ये कई सारी समस्याएं, ऐसी चीज़ों को पहले जब लाया गया था, लेकिन ये मानसिकता कहीं ना कहीं निगेटिव है। सरकार ने इसको डिक्रिमिनलाइज करके 500 रुपये का पेनल्टी लगा दिया। अब अनजाने में जाता है कोई बात नहीं, 500 रुपये इसलिए लगा। अब आप कहेंगे कि सर 500 क्यों लगाते हो अगर अनजाने में गया? क्योंकि नहीं लगाओगे तो फिर जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे लग गया तो उसको पता हो गया कि हाँ अब हमें नहीं जाना है, क्योंकि वहां जाएंगे तो 500 रुपये की पेनल्टी है। और ये जो इसी तरह की बातें, जो पेनल्टी और भी है उसको बढ़ाने की है कि इसमें और इतना % बढ़ता जाएगा। वजह यही है कि लोग अनुपालन करें,
लेकिन सकारात्मक मानसिकता से लोगों का विश्वास है कि अनजाने में कर रहे हैं। अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो उसके लिए भी तो प्रबंध करना पड़ेगा ना, तो अनजाने में कर रहे हैं, उसको लेकर इस तरह के कानून इसमें किए गए हैं। भविष्य में इस तरह के प्रयास के आगे बढ़ने की संभावना, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जो देखिए मंत्री जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक लगातार चल रही, उसके लिए जो प्रयास है वो निरंतर चलता रहता है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ हमें कई सारी ऐसी चीजें और सामने आएंगी जिसको कहीं ना कहीं हमारे व्यापार करने के रास्ते में रुकावट आ रही है, लोगों के जो ऊपर जो है जो दिक्कत आ रही उनको धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जन विश्वास 2.0 लाया गया था। अब प्रश्न है कि इसका जो आगे है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, जब इस अधिनियम पहले राज्य द्वारा प्रयास किया जा रहा था तो उनको लग रहा था कि कई सारे केंद्र के ऐसे प्रावधान हैं जिनके कारण राज्यों का हाथ बंधा हुआ है। अब सरकार ने ये अधिनियम ला ही दिया है तो बहुत सारे प्रावधान तो ऐसे ही हो गए हैं। अब राज्यों को डीपीआईटी जो है, जो इसका केंद्रीय विभाग है जो देखता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, वो राज्यों के साथ बैठ के ऐसे प्रावधान ला रहा है कि राज्यों के स्तर पे भी इसको लागू किया जा सके और कई सारे अपराधों को गैर अपराधीकृत किया जा सके। ठीक है, और अब यह है कि भारत के समग्र नियामकी विकास पर लागू करने के लिए क्या सीख ली जा सकती है। निश्चित रूप से इसके जरिए हमें जो नियामकी कार्य है, नियामकी कार्य के दो उद्देश्य होते हैं। पहला कि लोगों के जो हित हैं, आम लोगों के हित जो हैं वो सुरक्षित रहें, और इसके लेकर जो है जो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो नियम कानून के दायरे में रहे, यानी लोगों के हित सुरक्षित रहे, यानी जो जिस क्षेत्र के लिए नियामकी कार्य वो क्षेत्र भी विकास करता रहे, लेकिन नियम कानून के दायरे के अंदर। यहाँ पे दोहरा उद्देश्य होता है कि जो सकारात्मक स्तर से यह रेगुलेशन करना होता है, यानी जो नियम कानून लगाए जाते हैं वो पॉजिटिव, यानी कि उनको गलत काम करने से रोकना है और अच्छे काम करने के लिए उनको प्रेरित करना है, यानी कि प्रवर्तन भी है और एडवोकेसी भी है। ये दोनों चीजें जो है नियामकी कार्य का महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, तो इसी को और बेहतर इसके बनाने से ये आ जाएगा कि इसमें एक जो है क्या करते हैं, विनियामक अनुपालन यह सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण है कि विनिमय और संबंधित सार्वजनिक नीतियां अपने इच्छित सार्वजनिक परिणामों को प्राप्त करती हो। ठीक है, तो इससे भविष्य का क्या रास्ता आया कि इससे क्या होगा कि गैर अपराधीकरण जो शैक्षिक अनुपालन, यानी गैर अपराधीकरण से क्या होगा कि लोग स्वेच्छा से अनुपालन करने के लिए प्रयासरत करेंगे। उसके साथ साथ कई सारे जो नियामकी हैं उसमें भी हम देखेंगे कि जो हम नियामकी व्यवस्था ला रहे हैं उसका जो सरकार जो है उसका प्रभाव आकलन भी कर सकती है, और इससे क्या होगा कि जो हम नीतियां बनाएंगे, जैसे देखिए इस प्रभाव नियामकी प्रभाव मूल्यांकन का प्रभाव कार्यान्वयन से डेटा आधारित नीति निर्माण होगा, लचीले परिणाम उन्मुख विनियमन होगा, और एक कदम और एक लागत लाभ विश्लेषण के माध्यम से नियमों में उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। जैसे देखिए हमारे सेबी के बारे में ये बात कहा जाता है, जैसे जो दुनिया के विकसित देश है वहां पे जो नियामकी संस्थाएं हैं वह एडवोकेसी का ज्यादा काम करती हैं और ऑफकोर्स नियामकी कार्य भी करती हैं सकारात्मक मानसिकता से। हमारे यहाँ जो ज्यादातर नियामकी संस्थाएं हैं उनकी सोच अभी भी पुलिस मानसिकता की है। पुलिस मानसिकता मतलब निगेटिव मानसिकता की, कि लोग अपराधी हैं, लोगों को अपराध करने से रोकना। हम यहाँ पे पुलिस सुधार कर रहे हैं कि पुलिस में भी सकारात्मक सुधार व्यवस्था लाया जाए, और जो हमारे यहाँ नियामकी संस्थाएं हैं वो भी अभी पुलिस मानसिकता से ही काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से जो नियामकी इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं कि जो हम नियामकी तंत्र लाए हैं उसका व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके आधार पे हम ऐसी नीतियां बना सकते हैं जो हमारे व्यापार के लेकर अनुकूल हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। अगला है नागरिकों का भरोसा। इस आर्टिकल में भी एक इंटरव्यू है जिसमें एनक्लैट के एक जो मेंबर हैं उन्होंने ये लिखा है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो जन विश्वास का अधिनियम, इसका कोर क्या है। इसका कोर है कि जनता पर भरोसा करना है। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनता तो हम पे विश्वास करती है, लेकिन हम जनता पे कितना विश्वास करते हैं इसको ध्यान में देखिए। जब हम आज़ादी, हमारे ज़्यादातर कानून क्या है आज़ादी के समय से हैं। बाद में जैसे बताया ना कि जब हम आज़ाद हुए तो हमने व्यापार के क्षेत्र के लिए जो कानून बनाए वह भी नकारात्मक मानसिकता से बनाए। ठीक है, आज़ादी के पहले जो कानून बने थे हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉ और इस तरह के लिए, वो तो जाहिर से है नकारात्मक मानसिकता से बने ही थे, क्योंकि औपनिवेशिक शासन थी तो वो पॉजिटिव मानसिकता से तो बना नहीं सकती थी। आज़ादी के बाद हम आए कई सारे, तो हमने संविधान तो सकारात्मक मानसिकता से बनाया, बेहतरी के लिए बनाया, लेकिन जो हमने उद्योग के प्रति हमारी मानसिकता जो समाजवादी व्यवस्था लेने के कारण थी कि जो आम, जैसे क्या था कि जो लोग, जो ये था कि धन पशु,
उद्योगपति की लालच, ये सारी चीजें जो हमारे अंदर चली आ रही थी, और इसके लिए कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन के द्वारा जो वहाँ के उद्योगपति या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हमारे यहाँ शोषण, या उसके दौरान जो हमारे यहाँ एक पूंजीपति वर्ग तो नहीं कहेंगे, जो एक वणिक वर्ग आया था जो कि सरकार के कई सारे नियमों का लाभ लेता था, शोषण करता था, उसको लेकर जो मानसिकता हमारे की समाज की है वो ही कई सारी भूमिका अदा की थी। तो उसको भी तोड़ना था, वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी तोड़ना था, और जनता पर विश्वास सभी उसके कानूनों के साथ साथ जो व्यापार के कानून है उसमें भी करना था, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ इसको डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया गया, लेकिन ध्यान रखा गया है कि जो अनुपालन है वह भी सही हो, इसके लेकर जो है जो जुर्माना है उसका है समय समय पर उसका परीक्षण किया जाएगा, और ऐसी व्यवस्था की गई है कि वह समय के साथ साथ अपने आप वो कड़ी होती जाए, ताकि उसका अनुपालन करना सुनिश्चित हो सकता है। और अंततः जो है यह सदैव कायम रहने वाला कानून है। कैसे है हम इसको भी बताते हैं, ठीक है। तो जन विश्वास, जनता पर भरोसा करना इसका मेन है जन विश्वास कानून का, ठीक है। और यह प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसके तहत लोगों पर भरोसा करने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए जाने चाहिए, न कि सिर्फ लोग ही सरकार पर भरोसा करें, ठीक है। तो इसमें इस अधिनियम उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में से एक है जिनका उद्देश्य देश के जीवन यापन और व्यवसाय करना आसान बनाना था, ठीक है। लोगों का जीवन आसान बनाना था और लोगों द्वारा व्यापार करना आसान बनाना था, इसको लेकर लाया गया है। और इसके लिए जीवन यापन में आसानी और व्यवसाय करने में आसानी हासिल करने के लिए कई औपनिवेशिक अधिनियमों को या तो निरस्त कर दिया गया या उनमें संशोधन किया गया है। जन विश्वास कानून आपराधिक दंडों को खत्म करने और उन्हें मौद्रिक दंड में बदलने के प्रयास का ही एक हिस्सा है। यानी ऐसे कानून जो कि छोटे मोटे अनजाने में हो, यानी जानबूझकर न किया गया हो, जिनका गंभीर प्रभाव न हो समाज पे, उनको गैर अपराधीकृत करना है और उनके लिए आर्थिक दंड या पेनाल्टी की व्यवस्था करना है, ठीक है। तो ये उसका कोर था। और यह पहली बार है कि विश्वास आधारित शासन के हिस्से के रूप में जेल की सजा को हटाने और मौद्रिक दंड में बदलने के लिए कानूनों में बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया था। इस समेकित संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य सरकार और शासित के बीच विश्वास की कमी को दूर करना है, ठीक है। ये इसका मेन है। और इससे क्या होगा, आपराधिक अदालतों और मुकदमा करने वाले लोगों दोनों का बोझ कम हो जाएगा। जैसे जो सरकारें हैं वो मुकदमा करती हैं, लड़ाई करती हैं, उन पे भी कम हो जाएगा, और जो अदालतें हैं उनका भी बोझ कम हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10,000 के मामले को लेके सरकारें सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट का वकील रखता है, अगर रखा जाएगा ना, कम से कम तो वो 1 लाख रुपए हियरिंग का तो लेगा ही लेगा, या एक केस का लेगा ही लेगा, और हाई कोर्ट से गुजर के आती हैं। ये हमारे यहाँ चूंकि मजबूरी है, कानून कहता है जुर्म है, तो उस जुर्म को सरकार ने अगर अपील की है तो उसको फाइल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो अर्थदंड हो जाता, 10,000 अगर का कोई जुर्माना है, 10,000 का कोई मामला है, तो उसको जो है दंड दे के उसको काम करके खत्म कर सकते थे। लेकिन चूंकि कानूनी व्यवस्था है तो मजबूरी है उसको लड़ना अंतिम उस तक। अगर कोई अधिकारी कहता है कि नहीं हम फैसला नहीं, हम नहीं जाएंगे, तो बाद में ये प्रश्न हो जाता है कि आप क्यों नहीं गए, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें कहीं ना कहीं जो है ये सरकारों पर भी बोझ कम करेगा, न्यायपालिका पर भी कम करेगा, और आम लोगों पर तो करेगा ही करेगा। जुर्माने और सजा का आवधिक पुनरीक्षण, इसमें जो है ये बात कही गई है कि जो जुर्माना है, जो सजा है, उसका समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि इसके जगह जानबूझ के जो है पेनाल्टी की वजह से कई लोग जानबूझ के करने लगे। देखिए, जो अनजाने में किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहे में अंतर होता है। ऐसे में इसमें व्यवस्था की गई है कि जो पेनाल्टी है वो समय के साथ साथ बढ़ती रहेगी, ताकि मौद्रिक प्रभाव और इस तरह की चीजें दिखाई ना, और बार बार इसमें संशोधन करने की आवश्यकता न भी हो, ठीक है। और जन विश्वास कानून सदैव कायम रहने वाला है, क्योंकि देखिए ये कोई अलग से एक कानून किसी किताब में नहीं है। ये ऐसा कानून है जिसने 22 कानूनों में 183 कानून को निरस्त किया है या चेंज किया है या उनको डिक्रिमिनलाइज किया है, उनके लिए विभिन्न अपील किया है, निर्णय किया है। ऐसे में इसको अलग से नहीं, अब वो सारे कानूनों में जब तक वो कानून वापस नहीं ला दोगे तब तक ये कानून प्रभावी, यानी एक स्टैंड अलोन कानून है जो हमेशा चलता रहेगा। अब इसके साथ साथ नए नए कानून आते रहेंगे, नए नए संशोधन किए जाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, योजना के आज के अंक में इतना ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम जीएसटी पे कवर करेंगे। जीएसटी है और जेम पोर्टल है,
और फिल्म इंडस्ट्री का जो है फिल्म इंडस्ट्री में कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सरकार प्रयास कर रही है उसको देखेंगे। उसके आगे आने वाले में फिर हम आगे देखेंगे क्या क्या रहता है। ठीक है, नमस्कार।